हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AFC क्लासेस। मैं पूजा शर्मा आप सभी का एनटीटी क्लास में स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, आज उसी से आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपना सेकंड चैप्टर ओपन कर लो, पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जल प्राप्ति के साधन यानी कि वाटर रिसोर्सेज। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे भी स्क्रॉल हो रहा है, तो आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। तो देखो, जल प्राप्ति के क्या क्या साधन हो सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्षा से प्राप्त जल यानी कि रेन वाटर। सेकंड आता है पृथ्वी की ऊपरी सतह का जल यानी कि सरफेस वाटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी की भीतरी सतह का जल यानी कि ग्राउंड वाटर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्षा का जल। वो जल जो हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होता है पृथ्वी में हमारी अलग अलग सतह जैसे नदियों, तालाबों, समुद्रों, इन सभी का जल गर्मी के कारण भाष्प के रूप में ऊपर को जाकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह जल ठंडी वायु के संपर्क में वर्षा करते हैं। वर्षा का जल वैसे तो सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है, किंतु वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैसों और धूल के कारण यह जल क्या है, अशुद्ध हो जाता है। वर्षा का जल खनिज लवणों जैसे कि चूना, मैग्नीशियम से रहित तथा मशदू होता है, लेकिन पीने, पकाने और अन्य उपयोग जैसे कि कपड़े धोने में अत्यंत उपयोगी माना जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की ऊपरी सतह का जल हमारे देश में और अन्य देशों के समान ही नदियां जलपूर्ति का मुख्य साधन है। ऐसे अनगिनत शहर है जहां आज की सार्वजनिक जलपूर्ति नदियों से ही की जाती है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद, काफ़ी सारे उदाहरण आप देख सकते हो। तो ये सब प्रमुख रीज़न है, नदियों से प्राप्त जल क्या कहलाता है, पृथ्वी की सतह का ऊपरी जल। अगर हम बात करें कि ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल, वर्षा का वो जल जो धरती सोख लेती है उसे भूमिगत जल कहा जाता है। जैसे कि कुएं, हैंडपंप आदि से हमें जो जल आपूर्ति होती है वो जल क्या कहलाता है, भूमिगत जल। जैसे कि मुख्य उदाहरण है झरने या फिर कुआं, यहाँ से जो भी आपको जल की आपूर्ति होगी वो क्या कहलाएगा, हमारा ग्राउंड वाटर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 8th क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जल की अशुद्धियां क्या है और जल के स्रोत क्या है। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। तो जल की अशुद्धियां प्रमुख 2 प्रकार की होती है, या तो घुलित अशुद्धियां या फिर तैरने वाली अशुद्धियां। अब घुलित अशुद्धियां क्या होती हैं, इन अशुद्धियों में कई रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल की घुलनशील शक्ति के कारण जल में घुल जाते हैं। यह पदार्थ जल में भूमि पर बहते हुए वायु या धरातल से जल में प्रवेश करते हैं। अगर जल में इन पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो तो यह जल पीने योग्य नहीं रहता, तो इसमें अशुद्धियां होना संभावित है। जैसे कि बहुत सारी गैसें, लवण, जैवीय पदार्थों के सलने गड़ने से या फिर विलंबित गंदगी से भी हमारे पास क्या है, घुलित अशुद्धियां पाई जाती हैं। उसके बाद आता है तैरने वाली अशुद्धियां। इसमें काफ़ी सारे कार्बनिक और अकार्बनिक वस्तुएं पाई जाती हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थों में मल, औद्योगिक वस्तुएं होती हैं, जिसमें आपको बहुत सारे कीट, उनके अंडे, ठीक है, उनका लार्वा, ये सब पाए जाएंगे। इसमें आपको काफ़ी सारे निर्जीव पदार्थ भी मिल सकते हैं या फिर बहुत सारे जीवाणु भी इन अशुद्धियों के कारण देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जल की अशुद्धियाँ। अब इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, जिसमें नॉर्मली बताया गया है कि संग्रह केंद्र में जा सकते हो या फिर वितरण के दौरान भी हमारे जल में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अब वितरण के दौरान जैसे कि हमारे पास नलों, पाइपों, स्टॉपर आदि के द्वारा जो जल प्राप्त होता है उसमें कई बार अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जिसकी वजह से जल प्रदूषित हो जाता है। समझ आया सभी को?
इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यायाम से आप क्या समझते हैं? व्यायाम के उद्देश्य एवं विभिन्न अंगों पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए और व्यायाम के लाभ बताइए। क्वेश्चन आप स्क्रीन से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो व्यायाम का अर्थ क्या होता है? शरीर के अंगों को क्रियाशील और शक्तिशाली बनाने के तथा मांसपेशियों को विकसित और नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को कुछ दैनिक क्रियाकलापों को करना पड़ता है। इन क्रियाकलापों को ही व्यायाम कहते हैं। व्यायाम की परिभाषा देते हुए अलग अलग तरह के वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह की टिप्पणियां दी हैं। एक वैज्ञानिक था VL शर्मा। इनके अनुसार स्वास्थ्य के लिए आवश्यक दैनिक एवं नियमित शारीरिक क्रियाकलाप ही व्यायाम है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि शारीरिक संयोग्यता का विकास, नाड़ी पेशीय कौशलों का विकास, या फिर व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास। ये सारे इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब इसके अगर प्रभाव की बात करें कि योग से या व्यायाम से क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, व्यायाम से विभिन्न अंगों पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें हमारे व्यायाम के द्वारा हृदय की पेशी गति भी बढ़ जाती है। श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, पाचन तंत्र पर भी इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। त्वचा के द्वारा भी या त्वचा पर भी इसके काफ़ी अनुकूल प्रभाव देखे जा सकते हैं। यानी कि आप अगर लगातार व्यायाम करते हैं तो आपकी त्वचा पर भी काफ़ी उचित प्रभाव देखने को मिलता है। या फिर तांत्रिका तंत्र पर भी उचित प्रभाव पड़ते देखे गए हैं। अब इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? शरीर का गठन नियमित, सुदृढ़ और शक्तिशाली बनता है। आपकी दुर्बलता दूर होती है, अनिद्रता दूर हो जाती है, मानसिक असंतुलन दूर किया जा सकता है, या फिर आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। एक बार बंद कर दो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्यायाम से आप क्या समझते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निद्रा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। निद्रा के लिए उपयुक्त परिस्थितियां कौन कौन सी है और इसके अभाव से बालक को क्या परेशानियां हो सकती हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप यहाँ से भी इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। तो देखो स्वास्थ्य और निद्रा का घनिष्ठ संबंध है। अगर हमें एक उचित स्वास्थ्य चाहिए तो उचित हमें नींद की पूर्ति करनी पड़ेगी। अब बच्चे को अगर उचित रूप से नींद नहीं दी जाएगी या वो उचित समय पर अपनी निद्रा कंप्लीट नहीं करता है तो उसका मानसिक विकास उचित तौर पर नहीं हो पाएगा। अब बहुत सारे ऐसे हमारे उपकरण हैं या बहुत सारे ऐसे हमारे निवारण किए गए हैं, उपयुक्तियाँ की गई हैं, जिसके द्वारा यह निकलकर सामने आया कि वह बच्चा जो उचित समय पर उचित घंटे की नींद लेता है उसका मानसिक स्वास्थ्य एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट काफ़ी हद तक उचित पाया जाता है। अब कहता है कि बालकों के लिए सुनिद्रा हेतु घर और विद्यालय में उपयुक्त परिस्थितियों की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि क्या क्या व्यवस्था हो सकती है? जिस भी कमरे में हम सोने वाले हैं वहाँ की वायु शुद्ध होनी चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, अच्छे बिस्तर होने चाहिए, सोने का समय उचित रूप पर निर्धारित किया जाना चाहिए। जिस कमरे में आप निद्रा लेते हो वहाँ का ताप अच्छा होना चाहिए। आप सोने से पहले हल्का भोजन लें ताकि आपको प्रॉपर नींद आ पाए। आपकी संवेगात्मक स्थिति भी निद्रा को काफ़ी प्रभावित करती है। जैसे कि अगर आप किसी भय में हैं, चिंता में हैं, मानसिक तनाव आपके ऊपर बना रहता है तो आपको उचित तौर पे निद्रा नहीं आ पाएगी, तो वो परिस्थिति भी काफ़ी हानिकारक रहती है। अब निद्रा की मात्रा बताई गई है कि किस आयु में किस बच्चे को कितनी निद्रा आवश्यक होती है। तो ये आप अपनी सेल्फ स्टडी के बेस पे भी पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी थी कि निद्रा की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या होती है और कैसे प्रभावित करती है।
इसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। थकान तथा श्रांति से आप क्या समझते हैं? थकान के कारण, लक्षण और विद्यालय में थकान तथा उसके निराकरण के उपाय बताइए। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो आप यहाँ से भी इसको रीड आउट कर सकते हो। तो देखो थकान या श्रांति का अर्थ क्या होता है? थकान और श्रांति एक शारीरिक अवस्था है जो हर प्रकार के कार्य के बाद संभव होती है। अधिक कार्य करने से बालक की कार्य करने की क्षमता और शक्ति कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप कार्य में त्रुटियों का आधिक्य हो जाता है। श्रांति एक स्थिरता की भावना उत्पन्न करती है जिससे काम करने की इच्छा भर जाती है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? मस्तिष्क जो कार्य की संवेगशीलता या प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। स्नायु जो संवेग या प्रेरणा की मांसपेशियों तक ले जाने का काम करते हैं, या फिर मांसपेशियां जो संकुचन क्रिया द्वारा संवेग को क्रियान्वित करती है। श्रांति या फिर थकान के मुख्य दो कारण हैं, मानसिक और शारीरिक। या तो आप मानसिक तौर पर थक जाते हो या फिर आप फिजिकल शारीरिक लेवल पर थकान महसूस कर सकते हो। अब इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि इसका प्रमुख लक्षण होता है कार्य करने की अनिच्छा। अब कैसे पता चलेगा कि आप एक थकान महसूस कर रहे हो? आपको कोई भी कार्य बताया जाता है, उसमें आपकी अनिच्छा रहती है, काम करने का आपका उतना उत्तेजना नहीं रहती, तो वहाँ से भी ये लक्षण देखे जाते हैं कि हमारा शरीर मानसिक या फिर शारीरिक तौर पर थकान महसूस करता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें सुस्ती, ढीलापन, कार्य ना करने की क्षमता, ये सब देखा जाता है। तो ये सब क्या है? थकान के लक्षण हैं। अब असाधारण थकान क्या होती है? जिसमें शारीरिक अयोग्यता, जैसे कि गठिया भोजन, अपौष्टिक, या फिर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो वहाँ पर भी हमें शरीर में थकान महसूस होगी। मांसपेशियों के उचित उपयोग के अभाव या पौष्टिक भोजन के अभाव या दोनों के कारण हमें इस तरह की थकान महसूस होती है। चलने या खेलने की श्रांति के बाद एकदम मानसिक काम करना, उससे भी थकान महसूस हो सकती है। अत्यधिक मनोरंजन, देर रात तक जागना या अपने घर पर मित्रों के साथ व्यस्त रहना, पड़ोस में निरंतर शोर करना, ये सब भी क्या कहलाते हैं? असाधारण थकान के मुख्य लक्षण। भोजन करने के बाद तुरंत ही पढ़ने बैठ जाने से भी हमारे दिमाग पर क्या है? थकान महसूस की जाती है, जिससे हमारे शरीर की पचाने की क्रिया, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही हमने भोजन किया तो हमारा शरीर क्या है? भोजन को पचाने में व्यस्त होता है। हम उसी टाइम अगर पढ़ने बैठेंगे तो दिमाग क्या है? दो लेवल में डिवाइड हो जाता है, तो उससे भी हमें थकान महसूस होती है। अब कहता है कि विद्यालय में हमारी थकान कैसे उत्पन्न होती है या उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। इसमें यही बताया गया है कि जैसे ही हम कोई पाठ पढ़ते हैं, वो कितना बड़ा है, विषयों की व्यवस्था कैसी है, बैठने का ढंग कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या है? आपके थकान को बढ़ा सकती है। कि अगर आप लगातार एक ही विषय को बहुत लंबे टाइम तक पढ़ रहे हैं तो हमें क्या है? मानसिक लेवल पे बोरियत महसूस होती है, वहाँ से भी थकान उत्पन्न हो सकती है। ये कहता है कि प्रथम 2 घंटे में वे विषय पढ़ाए जाने चाहिए जो कम थकान उत्पन्न करने वाले हों, जैसे कि गणित और साहित्य। मध्यांत के समय वे विषय पढ़ाए जाने चाहिए जो कम शांति उत्पन्न करने वाले हों, जैसे कि गृह विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, लेख, कला और संगीत। विद्यालय के कार्यक्रम में वे काम जिसमें अधिक एकाग्रता की आवश्यकता हो ऐसे समय में व्यवस्थित करने चाहिए जिसमें बच्चे की शक्तियां ताजी हो, जैसे कि दिन, सप्ताह या सत्रावधि के प्रारंभ में जब बच्चा क्या है? थोड़ा सा एक्टिव रहता है, तो उस समय अगर उससे मनोरंजन के कार्य करवाए जाएं तो वो कम थका हुआ देखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से स्कूलों में भी अलग अलग तरीके अपनाकर इस थकान को दूर किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, जिसे हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आपको बार बार बोला जाता है कि आप डाउट क्लासेस में आप सभी के डाउट्स ले सकते हैं। ठीक है,
तो जो भी डाउट आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे का चैप्टर हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है तो आप ये जो नंबर स्क्रॉल होता है स्क्रीन पे, यहाँ कॉल या मैसेज करके भी मेरे से जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए आप लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें और आपकी स्टडीज़ जो हैं एक अच्छे तरीके पे कंटिन्यू रखें।